क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर आपको प्यार मिल सकता है? जिन लोगों से मैं बात करता हूं उनमें से कई मुझे बताते हैं हाँ, लेकिन कुछ इससे सहमति नहीं रखते। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन सच कहूं तो उस रात जो मैंने अनुभव किया उसके बाद मैं वाकई ऐसी कोई कोशिश नहीं करना चाहता। ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब एक लड़की ने मुझे स्नैपचैट पर फॉलो करना शुरू किया। उसका नाम शरल था। वो लड़की बहुत अच्छी थी और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। मैं बस इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना सीख रहा था, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि यह लड़की मुझ में कैसे दिलचस्पी ले सकती है, लेकिन साथ ही वो सिर्फ नंबर थे। समय के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा बेहतर होने लगा और शरल का ध्यान आकर्षित करने लगा। उसे मेरी तस्वीरें पसंद आने लगी और समय के साथ हम एक दूसरे से बात करने लगे। जब मैं उससे बात करने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि आखिर मुझे फॉलो किया ही क्यों होगा। उसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स होने के बावजूद वो लड़की बहुत ही सरल और सुलझी हुई थी। उसे प्रसिद्ध होने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस लोगों से जुड़ने का विचार पसंद था। वो हर समय मुझे अपनी तस्वीरें भेजती थी और मैं भी वैसे ही करता था। हम पूरे दिन बात करते थे और एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। 3 महीने बाद हम लगभग एक रिश्ते में थे, लेकिन जैसे ही मैं उसे फिल्म देखने के लिए बाहर ले जाने के लिए पूछने वाला था, कुछ अजीब हुआ। एक दिन खाना बनाते समय उसने मुझे एक सेल्फी भेजी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे किसी चीज ने मेरा ध्यान खींचा। हे शरल, क्या तुमने अपने घर पर किसी को इनवाइट किया है? क्या? नहीं, ऐसा क्यों पूछा? मैंने शरल की सेल्फी एक बार फिर देखी और मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। किचन से मुझे उसका कमरा दिख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी की परछाई दिखाई दे रही है जो उसे अंधेरे से देख रही है। सुनो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन अपनी तस्वीर की तरफ देखो। क्या ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे कमरे में कोई है? शरल ने मुझे जवाब देने में कुछ सेकंड्स लगा दिए। मुझे यकीन था कि वो अपनी तस्वीर देख रही थी। OMG, मुझे लगता है कि ये कोई फर्नीचर है, लेकिन देखने में काफी डरावना लगता है। मुझे नहीं पता कि मैं जाकर चेक करना चाहती हूँ या नहीं। क्या तुम्हें यकीन है कि वो सिर्फ एक फर्नीचर है? शायद तुम्हें पुलिस को बुला लेना चाहिए। शरल ने मुझे कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया, इतनी देर तक कि मुझे चिंता होने लगी। हे, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं यही हूँ, मैं बस अभी अपने कमरे से होकर आई हूँ और वो बस एक फर्नीचर ही है। हालांकि मैं इस बात को जरूर मानती हूँ कि मैं बहुत डर गई। फर्नीचर का वो पीस दिखने में वैसा नहीं लगता जैसे तस्वीर में लग रहा है। जब मैंने तस्वीर देखी तो मैं कंफ्यूज हो गया। हो सकता है कि लाइट कुछ इस तरह पड़ रही हो कि हमसे कोई गलती हुई हो, लेकिन मुझे इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं था। मुझे नहीं पता, मुझे इतना यकीन नहीं हो रहा। मैं अभी पूरा घर चेक करके आ चुकी हूँ, मैं अकेली ही हूँ। खैर, अब मैं ज्यादा रिलैक्स हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद शरल खाना बनाती रही और हमने उस विषय को दोबारा नहीं उठाया। दुर्भाग्य से ये लंबे समय तक नहीं टिका। अगले दिन जैसे ही शरल काम से वापस आई, उसने मुझे बताया कि वो सुरक्षित घर वापस आ गई है और मुझे मुस्कुराते हुए अपनी एक सेल्फी भेजी। तस्वीर में वो थकी हुई दिख रही थी। उसका दिन जरूर खराब रहा होगा। उसे शांत करने के लिए मैं उससे बात करके उसका दिल बहला रहा था, लेकिन उस वक्त भी कुछ अजीब चल रहा था। वो अब मुझे जवाब नहीं दे रही थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, मैं और ज्यादा घबराने लगा। मैंने उसकी तस्वीर को लगातार देखा और उसमें कुछ ऐसा था जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। उसके घर की खिड़की से कोई उसे देख रहा था। ये कोई संयोग नहीं था, ये कोई पेड़ नहीं था या फिर कोई ऐसे ही बाहर से गुजर नहीं रहा था। ये एक आदमी था जो उसके घर की खिड़की पर खड़ा था और उसे घूर रहा था। तभी फौरन मुझे उसका एक मैसेज मिला। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं कसम खा सकता हूँ कि मेरा दिल रुक गया। मैसेज में कहा गया था कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया है, लेकिन उसके पास अभी भी उसका सेलफोन था। उसने मुझे स्नैपचैट पर एक तस्वीर भेजकर ये बताया कि वो उस वक्त कहाँ थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक गाड़ी में थी। वो उन सड़कों को जानती थी जहां वो जा रही थी और वो कुछ किलोमीटर दूर ही थी। उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर एक पार्टी में था, इसलिए मैंने उनसे पुलिस को बुलाने के लिए कहा और मैं भागा और उसके पास गया जहां वो थी। मैं उन्हें मेरी मदद करने के लिए कह सकता था, लेकिन मुझे पता था कि ये खतरनाक हो सकता है और मैं उन्हें शामिल नहीं करना चाहता था। आखिरकार सब मेरे घर पर थे और इस तरह की स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए मैं हमेशा एक बंदूक रखता था। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, मुझे किसी तरह ऐसा लगा जैसे मैं चलती गाड़ी को पकड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि गाड़ी काफी धीमी गति से चल रही थी, लेकिन मैं ऐसे दौड़ रहा था जैसे अपने जीवन में पहले कभी नहीं दौड़ा था। मुझे शरल को बचाना था, उसकी मदद करने का मौका मिलने और ऐसा ना कर पाने के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। कई मिनट के बाद शरल जिस गाड़ी में थी
उसने चलना बंद कर दिया और उसने मुझे एक आखिरी तस्वीर भेजी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई अंधेरे भरी गली थी जिसके बीच में एक दरवाजा था। निश्चय ही वो उसे वहीं छिपाने वाले थे। मैंने आखिरी कुछ ब्लॉक दौड़कर पार की और मुझे इन सब के बीच ऐसा लगा कि मैं उसे अकेले बचा सकता हूँ, इसलिए मैं गली में घुस गया। मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा जिसे मैंने फोटो में देखा था और दरवाजा खोला, लेकिन इससे पहले कि मैं अंदर जा पाता मैंने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी। ओह, तो आखिर रोमियो जूलियट को बचाने आ ही गया। मैं हाथ में गन लिए उस तरफ घूमा जहां से आवाज आ रही है, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि मेरे पीछे कौन था तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो शेरिल थी, वो सुरक्षित थी। वो मेरी तरफ देखकर शैतानी हंसी के साथ मुस्कुरा रही थी। अचानक पीछे के दरवाजे से एक आदमी निकल कर आया और उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया और मेरी गन ले ली। क्या तुम अपने साथ एक बंदूक लाए हो? आखिर तुम क्या करने वाले थे, इंडियाना जोन्स, हमारा खून? शेरिल, भागो यहाँ से, तुम भाग जाओ। कुछ तो गड़बड़ थी। शेरिल भाग नहीं रही थी, लेकिन ये इसलिए नहीं कि वो डरी हुई थी, वो हंस रही थी। शेरिल, बच्चे, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मुझे बचाने आए। इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हें ठीक पहचाना। मैं हमेशा लोगों को पहचानने का काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तुम ये सब क्या कह रही हो? ओह, बाय द वे, रूड होने के लिए माफी चाहूंगी। ये जॉन है, मेरा बॉयफ्रेंड। तुमसे मिलकर अच्छा लगा फेलिक्स। शेरिल ने मुझे बताया कि तुम काफी सारे खेल खेलते हो और दारू भी नहीं पीते। क्या सच है? क्या? माफ करना, जॉन काफी सीधी बात करता है, लेकिन ये कुछ सवाल हैं जो हमें जानना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि तुम्हारे अंग कैसे हैं। कि तुम क्या कह रही हो? जानने दो मुझे। देखो रू, शेरिल और मैं ब्लैक मार्केट में इंसानों के अंग बेचने का काम करते हैं। हमारे इस गोदाम में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे तुम्हारे अंग ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। क्या तुम्हें पता भी है कि ब्लैक मार्केट में इनकी क्या कीमत है? बहुत ज्यादा कीमत है। और हमें आज तक ये बेकार लोगों पर किया है, लेकिन तुम्हारे अंग तो कमाल के होंगे। नहीं, प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाने दो। हे, इतने समय में मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूं फेलिक्स। इसलिए इस बार मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही, बल्कि अपने लिए तुम्हारी एक याद रखने के लिए कर रही हूँ। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ शेरिल ने अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला। जल्दी से उसने मेरे शूज खोले और सॉक्स उतार दी, और फिर उसने ठंडा चाकू मेरे पैर की छोटी उंगली पर रख दिया। क्या तुम तैयार हो मेरी जान? नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। इससे पहले कि मैं उससे अपनी जान की भीख मांग पाता, शेरिल ने मेरे पैर की छोटी उंगली बेरहमी से काट दी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मेरे शरीर में से बहुत सारा खून बह रहा था और सबसे खराब बात यह थी कि मैं जानता था कि यह बस शुरुआत है। शेरिल, खेलना बंद करो, हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहले मुझे इसकी आंखें निकालने दो। मुझे उस एक उंगली से शांति नहीं मिली। हाथ में चाकू लिए शेरिल धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी मुस्कान चमक रही थी। वो बहुत उत्साहित और खुश लग रही थी। मैं बता सकता था कि उसे बहुत मजा आ रहा था। अचानक शेरिल डर के मारे जम सी गई। किसी ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया था। जॉन उठा और वापस उस घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन 4 और लोगों ने उसे रोक लिया और जमीन पर गिरा दिया और फिर उसे मारने लगे। वो सब मेरे दोस्त थे। फेलिक्स, क्या तुम ठीक हो? आइजैक, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ओह कम ऑन, पहले हमें हॉस्पिटल जाना होगा, हम तुम्हें बाद में बताएंगे। और इस तरह ये सब खत्म हुआ। मेरे कुछ दोस्त मुझे हॉस्पिटल ले गए, जबकि कुछ शेरिल और जॉन के साथ रहे। रास्ते में मैंने पुलिस की कई गाड़ियों को वहां की ओर जाते हुए देखा। रास्ते में मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं हुआ और उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है। इसलिए वो मेरे कंप्यूटर से स्नैपचैट पर गए और वो सभी तस्वीरें देखी जो शेरिल भेज रही थी। उनमें से एक को उस गली का पता था, इसलिए उन सब ने मेरे घर से चाकू उठाया और जल्द से जल्द वहां की तरफ निकल पड़े। उसके बाद पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। जाहिर है उन पर पहले से ही डकैती और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां तक मेरी बात है, मैं अभी भी मानता हूं कि कोई सोशल नेटवर्क के माध्यम से प्यार में पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल मैं उन लड़कियों को डेट करना पसंद करता हूं जिनसे मेरे दोस्त मुझे मिलवाते हैं। कम से कम मुझे पता है कि वो अधिक भरोसेमंद हैं। मैं अपनी बस के आने का इंतजार कर रही थी जब मेरे फोन पर एक मैसेज आया। किसी ने स्नैपचैट पर मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी। काफी अलग और अजीब है ना? लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई थोड़ा अजीब लगना चाहता है। ऊपर से स्नैपचैट पर किसी रिक्वेस्ट मानकर आज तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैंने जवाब दे दिया। मिस्टर कटथ्रोट को स्नैपचैट पर ऐड करने के कुछ ही मिनटों बाद मुझे अजीब अजीब से मैसेजेस आने लगे। बात कुछ इस तरह से शुरू हुई। हाय हाय
तुम क्या कर रही हो? बेड पर बैठकर नेटफ्लिक्स देख रही हूँ। मैं उसे अपने बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोला, जबकि वो एक आम सवाल था। फिर भी मैं पागलों से दूर ही रहना चाहती थी। मिस्टर कट थ्रोट ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया और फिर अचानक से उसने पूछा, तुम क्या देख रही हो? ऐसे ही एक कोरियन ड्रामा। क्या तुम्हें डरावनी फिल्में पसंद है? तो अब वो किसी सीरियल किलर के जैसे लग रहा था, लेकिन मैंने भी उसे सीधा सीधा जवाब देने का फैसला किया, ज्यादा नहीं। क्यों नहीं? वो मुझे बोरिंग लगती हैं। लॉल, इसका मतलब तुम सही फिल्म नहीं देख रही? शायद। इससे पहले कि मैं उसके आगे मैसेजेस को देख पाती, मेरा बस स्टॉप आ गया था। जैसे ही मैंने कहा, वो घर जाने के लिए आखिरी बस थी, इसलिए मेरे अलावा उसने 3-4 और लोग ही थे। मैंने कोनी की एक सीट ली और वापस से मिस्टर कट थ्रोट से बातें करने लग गई। मैंने देखा कि उसने जवाब भेजा हुआ था, तुम्हें वो फिल्म देखनी चाहिए जिसमें कातिल लड़की के घर तक उसका पीछा करता है और उस लड़की को कुछ पता भी नहीं चलता। क्या वाकई? मैं ऐसी फिल्मों के बारे में नहीं सुनती। क्या नाम है इस फिल्म का? जब तक वो जवाब दे रहा था, मैंने अपने पानी की बोतल से पानी का एक घूंट लिया और वापस से अपनी फोन की तरफ देखा। तुम्हारी जिंदगी एक फिल्म के लिए काफी अजीब नाम है। मैं किसी फिल्म की बात नहीं कर रहा, ये तुम्हारे साथ अभी हो रहा है सारा। उसका मैसेज पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये किसी किस्म का घटिया मजाक है? क्योंकि मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। तुम तो डरी हुई लगती हो। मुझे लगता है कि तुमने कहा कि तुम घर पर ही हो। क्या तुम घर पर नहीं हो सैरा? मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या वो जानता है कि मैं बाहर हूँ? क्या वो मेरा पीछा कर रहा है? मैंने धीरे धीरे अपने पीछे देखना शुरू किया। एक बूढ़ी औरत खिड़की से बाहर देख रही थी और उसके पीछे एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा एक बेसबॉल टोपी के नीचे छुपा हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहा हो। मिस्टर कट थ्रोट को मैसेज करते हुए मैंने उस आदमी को देखा, ये समझने के लिए कि कहीं वही तो नहीं है जो मेरा पीछा कर रहा है। नहीं, मैं घर पर हूँ। मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों कहा। जैसे ही मैंने ये मैसेज भेजा, मैंने तिरछी नजरों से उस आदमी को देखा। नहीं, ये वो नहीं था। वो आदमी पहले की तरह ही बैठा रहा। ये मिस्टर कट थ्रोट जो भी है, इसे अंदाजे फेंकना और इस तरह लोगों को डराना बहुत अच्छे से आता है। मैंने इस बात को यूं ही जाने दिया और उसे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ था कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है या नहीं, लेकिन मैं काफी डरी हुई थी। मैं बस घर पहुंचना चाहती थी और अपने घर के दरवाजे बंद करना चाहती थी। मैं बस मजाक कर रहा था। तो अब तुम क्या कर रही हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सारा, क्या तुम वहां हो? मैंने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। कम ऑन, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम मुझ पर गुस्सा मत हो। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मैं किसी भी हालत में किसी अनजान, अपनी जिंदगी से परेशान पागल आदमी को अपनी छुट्टियां खराब करने नहीं देने वाली थी। अगले 5 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। मैं आखिरकार इस बात की तसल्ली मान रही थी कि मिस्टर कट थ्रोट अब मेरी जिंदगी से निकल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। अचानक मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मुझे इस तरह ब्लॉक कर देना अच्छी बात नहीं है। मैंने माफी मांगी थी। तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। जब उसने बड़े बड़े अक्षरों में मैसेज भेजा, उससे ऐसा लगा जैसे वो बहुत गुस्से में हो। ये आदमी अविश्वसनीय है। आखिर ये अपने आप को समझता क्या है? मेरे सब्र का बांध अब टूट गया और मैंने इस आदमी को सुनाते हुए एक लंबा सा मैसेज लिखा, और इस बार मेरा मैसेज भी बड़े अक्षरों में ही था। अब तुम मेरी बात सुनो, पागल आदमी। मैं जानती हूँ कि तुम जैसे लोग किस तरह एक लड़की का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हो, जबकि तुम्हें गली के कुत्ते तक नहीं पूछते। तुम अकेले मरोगे, इसलिए मुबारक हो, और अब निकलो यहाँ से। इसके बाद उसने मुझे जवाब नहीं दिया। बस ड्राइवर ने मेरे स्टॉप पर बस रोक दी। मैं आराम से ये सोचते हुए बस से उतरी कि स्नैपचैट की इस साइको का चैप्टर यहीं खत्म हो गया। पूरी गली बहुत ही शांत और सुनसान थी। मेरी सैंडल की आवाज पूरे ब्लॉक में गूंज रही थी। मेरा घर गली के ठीक आखिर में था। मैंने तय कर लिया कि मैं घर जाकर शावर लूंगी और थोड़ी वाइन पीऊंगी। आखिर इस वीकेंड की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे ही मैं अपने घर के आंगन तक पहुंची तो सेंसर लाइट चालू हो गई। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे कोई देख रहा है। मैं फौरन पीछे मुड़ी। सड़क के उस पार एक रैकून कूड़े में खाना ढूंढ रहा था। मैं भी पागल हूं। मैंने घर का दरवाजा खोला और अंदर आ गई। जैसे ही मैंने अंदर उसे बंद किया, मुझे सुरक्षित महसूस हुआ। मुझे नहीं पता कि बाहर खड़े होकर मुझे डर क्यों लग रहा था। शायद मिस्टर कट थ्रोट मेरे जहन में कुछ ज्यादा ही अच्छे से बस गया था। मैंने अपने पर्स सोफे पर फेंका और अपने फोन को चार्जिंग पर लगा दिया। मैंने फ्रिज खोला और खुद को शांत करने के लिए उसमें से ठंडा पानी निकाल कर पिया। टूडल्स, टूडल्स, कहाँ हो तुम? मैं अपनी बिल्ली को पुकारती रही, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैं अपने किचन की तरफ देखती रही, ये सोचकर कि मेरी बिल्ली वहां से निकल कर आएगी। चीज! अचानक मेरा फोन बजा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे मुझ पर अटैक हो गया है। वो फोन किसी अनजान नंबर से था। उसे उठाते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
हेलो, आखिरकार तुम घर आ ही गई सारा। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने पर्दे हटाए और बाहर गली की तरफ देखा। मुझे पूरा यकीन था कि इस आदमी ने मेरा घर तक पीछा कर लिया है, लेकिन मैंने किसी को बाहर नहीं देखा। कहाँ हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। मुझे ढूंढने की बजाय शायद तुम्हें अपनी बिल्ली को ढूंढना चाहिए। क्या? तुम अपने बिस्तर के नीचे क्यों नहीं देखती? जब तक तुम देख रही हो मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरा चेहरा पसीना पसीना हो गया। लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ मैं अपने कमरे तक गई। जैसे ही मैंने लाइट जलाई मैं डर के मारे उछल पड़ी। मैंने सफेद बेडशीट खून से लाल हो चुकी देखी है। मैं जमीन पर झुकी और मैंने अपने बेड के नीचे देखा। ओह माय गॉड, टूडल्स! बेड के नीचे टूडल्स की लाश पड़ी थी। उसका गला काटा गया था। उस आदमी ने आखिर में दूसरी तरफ से बोला, अब तुम्हें पता चला कि मेरा नाम मिस्टर कट थ्रोट क्यों है सारा? अगली बार ये तुम होगी। मैं तुम्हारे घर आया हूं इसलिए मुझे अंदर आने के लिए हर छोटी से छोटी जानकारी पता है। जल्द ही मिलते हैं सारा। मैं आंसुओं में बिखर गई। मेरे फेफड़े हार मान रहे थे। सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं 911 पर कॉल करने के बारे में कामयाब रही। मैंने हांफते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। पुलिस आई और उन्होंने मेरे घर की तलाशी ली। वो मेरी मरी हुई बिल्ली को ले गए और मैं 3 दिनों तक हॉस्पिटल में रही। छुट्टी मिलने के बाद मैं घर वापस चली गई, लेकिन इस बार अकेले नहीं। मेरे साथ मेरा भाई था। वो एक बंदूक लाया था और उसने मुझे पैकिंग में मदद की। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं अपनी मॉम के घर चली गई। मेरा घर अब किराए पर दिया गया है, जहां एक जोड़ा रहता है। वो दोनों ही पुलिस वाले हैं। मैं अपनी मॉम के साथ उसी घर में रहती हूँ। पता नहीं फिर कब मैं अकेले रहने की हिम्मत जुटा पाऊंगी। मैंने अपना नंबर और अपने सोशल मीडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स बदल दी हैं। ये उन सभी लोगों के लिए मेरी सलाह है जो अक्सर सोशल मीडिया पर किसी भी अजनबी पर भरोसा कर लेते हैं। उन लोगों की रिक्वेस्ट को स्वीकार ना करें जिन्हें आप नहीं जानते। एक गेम है जिसे आपको स्नैपचैट पर कभी नहीं खेलना चाहिए। मैं और मेरा दोस्त हमेशा संपर्क में रहने और मस्ती मजाक के लिए ऐप का इस्तेमाल करते थे। हमने इसे कई सालों से इस्तेमाल किया है, लेकिन उस गेम में जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी ऐप को दोबारा इस्तेमाल कर पाऊंगा। और मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ, ये गेम कभी मत खेलना। ये 2 हफ्ते पहले स्कूल ब्रेक के दौरान हुआ था। मैं स्नैपचैट के माध्यम से अपने दोस्तों को हमेशा की तरह मैसेज कर रहा था और इस ऐप ने हमें सुझाव दिया कि हमें एक ग्रुप बनाकर ये गेम खेलनी चाहिए। हमने पहले भी ऐसा किया था, लेकिन हम आम तौर पर ट्रुथ या डेयर जैसी आसान गेम पर ही टिके रहते थे। ये उस रात भी इसी तरह शुरू हुआ। हम सभी एक ग्रुप चैट में थे और ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। खेल काफी देर तक चलता रहा, जब तक कि हमेशा की तरह ये मेरी पसंद के हिसाब से थोड़ा बहुत तीव्र हो गया। ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए मैंने ग्रुप पर एक मैसेज भेजा कि चलो दोस्तों मैं चलता हूँ, गुड नाइट यारो। और इतना कहकर मैंने अपना फोन नीचे रखा और सोने की कोशिश करने लगा। जबकि मैं वहां लेटा हुआ था, करवटें बदल रहा था। मैं उस खेल के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता था जो हम खेल रहे थे। मैं जितना भी चाह रहा था नहीं हो पा रहा था। फोन काफी देर तक बजता रहा और फिर बंद हो गया। जब मैंने अपना फोन उठाकर चेक किया तो चैट के बहुत से मैसेजेस मेरे सामने आ गए। जब मैंने मैसेजेस पढ़े तो मुझे पता चला कि मेरे दूसरे दोस्त नेथन भी चैट से चला गया और हमारी बाकी बचे हुए 2 दोस्त आपस में खेलने के लिए अपनी अपनी चैट पर बात करने लगे। यार, क्या तुम लोगों ने स्नैपचैट पर ये नई गेम देखी है? इसका नाम है 3 in a row। कौन खेलना चाहेगा? मैं खेलूंगा। वो उस चैट के आखिरी कुछ मैसेजेस थे, इसलिए मैं वापस चैट पर आया और मैंने एक मैसेज लिखा, कैसी चल रही है तुम्हारी गेम? मैंने कुछ मिनट इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि वो खेल में बहुत व्यस्त है, इसलिए उनका कोई जवाब नहीं आया। इसलिए मैं भी वापस सोने चला गया। अगले दिन मैं देर से उठा और जब मैंने फोन देखा जिसमें नेथन का वॉइस मैसेज आया हुआ था, बिस्तर से उठते ही मैंने जल्दी से उसे सुना। अरे, क्या तुमने स्नैपचैट देखा? टायलर और रायन सुबह से जवाब नहीं दे रहे हैं। वो दोनों ही ऑफलाइन हैं। क्या तुम जानते हो कि क्या हो रहा है? हम आज सुबह मिलने वाले थे, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिले। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और अपना फोन पकड़ा, दरवाजे से बाहर भागा। नेथन कुछ ही ब्लॉक दूर रहता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल के रास्ते में उसे मिलता हुआ जाऊंगा। जैसे ही मैं नेथन के घर पहुंचा, मैं कह सकता था कि कुछ गलत है। नेथन के चेहरे पर चिंता थी और वो अपने घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? ये स्नैपचैट, मुझे टायलर या रायन कहीं नहीं मिल रहे हैं और उनके दोनों फोन बंद हैं। मैं सुबह से उन्हें फोन करने और मैसेज करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और वो मुझसे मेरे घर पर मिलने वाले थे कुछ घंटे पहले, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैंने खुद टायलर और रायन को कॉल और टेक्स्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। हालांकि
हमने देखा कि रायन का स्नैपचैट लोकेशन उसके घर पर दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी बजाय उसकी लोकेशन आखिरी बार नहर के पास दिख रही थी, जहां हम अक्सर मिला करते थे। ये ऐसा क्यों? वो दोनों शायद हमारे बिना बाहर घूम रहे हैं। और उसी के साथ हम नहर की ओर चल पड़े। जब हम वहां पहुंचे, हालांकि हमें टाइलर या रायन का कोई नामो निशान नहीं मिला, लेकिन हमें उनके फोन मिल गए। दोनों फोन पुल के नीचे पड़े थे। जैसे ही हम फोन के पास पहुंचे, मैंने देखा कि दोनों स्क्रीन चालू थी। टाइलर के फोन पर स्नैपचैट मैसेज था। जब मैंने उसे खोला तो देखा कि उसने हाल ही में एक नया दोस्त जोड़ा है। उसका नाम 3 था। ये कौन है? मैंने ये देखने के लिए अपने ऐप खोला कि 3 ने टाइलर को क्या स्नैप भेजा था, लेकिन तब तक वो स्नैप एक्सपायर हो चुका था, इसलिए मैं उसे नहीं देख पाया। मैंने इसे फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन स्नैप गायब हो गया था। उन्हें एक संदेश भेजते हैं, शायद वो जानते हो कि टाइलर और रायन कहाँ हैं। मैंने जल्दी से एक मैसेज टाइप किया और भेज दिया। कुछ सेकंड्स बाद मुझे जवाब मिला। ये एक स्नैप था और मैंने ओपन पर क्लिक किया। स्नैप एक अंधेरे कमरे का था और मुझे मुश्किल से कोने में 2 लोगों की परछाई दिख रही थी। मुझे उन्हें देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था कि वो टाइलर और रायन की तरह लग रहे थे। तस्वीर पर एक आसान सा कैप्शन था, गेम खेलो। इससे पहले कि मैं उत्तर दे पाता, स्नैप एक्सपायर हो गया और 3 नाम का अकाउंट गायब हो गया। मैंने उस यूजर को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गया था। और फिर अचानक मैंने अपना फोन बजता हुआ सुना। फोन बाहर निकालने पर मैंने एक नई स्नैपचैट गेम के लिए एक सूचना देखी, जिसमें मुझे जोड़ा गया था 3 in a row। और ये कितना बुरा फैसला था, इसका पता मुझे उस पर क्लिक करने के बाद पता चला। अचानक मेरे आसपास की दुनिया काली पड़ गई। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने अपने बगल में नेथन की घबराई हुई आवाज सुनी। क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? मुझे नहीं पता दोस्त। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मैंने अपने पीछे एक दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक सांवली आकृति खड़ी थी, और वो जो भी था इंसान का रूप नहीं था। उसके शरीर से दुगनी लंबी और पतली टांगे, लंबी गर्दन और 2 चमकदार लाल आंखें थी। उसके शरीर में एक ही चीज थी जो इंसान जैसी थी, वो थी उसकी बाजुएं, और उसके हाथ एक पंजे जैसे थे। हालांकि मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन मैं तेज धार वाले सफेद दांतों की चमक देख सकता था। और मुझे पता था कि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे मैं एक अंधेरी गली में मिलना चाहूं। और फिर वो बोला, खेल तब तक चलेगा जब तक हैंगमैन चाहेगा। हारो और मरो, मजे के लिए जीतो। और इन शब्दों के साथ वो परछाई हवा में गायब हो गई। मैंने नेथन को अपने बगल में फुसफुसाते हुए सुना, लेकिन मैं हिलने डुलने की हालत में नहीं था। तभी अचानक मैंने देखा कि हमारे सामने एक बोर्ड रखा दिखाई दे रहा था। ये टिक टैक टो का एक साधारण बोर्ड था, और उस पर परछाई की आवाज हवा में गूंजने लगी। सिर्फ एक ही विजेता हो सकता है, अब खेलें। अचानक तब मुझे एहसास हुआ कि वो क्या चाहता था। वो चाहता था कि हम एक दूसरे के खिलाफ खेलें। मैंने नेथन की ओर देखा और मैं उसकी आंखों में डर देख सकता था, लेकिन मुझे इससे बचने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मैंने बोर्ड पर एक एक्स बनाया और फिर नेथन की बारी थी। ये काफी देर तक चलता रहा। हम दोनों की बारी चलती रही। हम अपने चारों ओर हलचल सुन सकते थे और कभी कभी हम लाल आंखों को चमकते हुए देखते थे, लेकिन हर बार जब हम दोनों के बीच टाई हो जाता था तो हमें फिर से खेलना पड़ता था और कुछ नहीं होता था। अंत में नेथन फिसल गया और मैं जीत गया। जैसे ही ऐसा हुआ, मैंने देखा कि नेथन के सर के ऊपर लाल आंखें दिखाई दे रही थी। तुम हार गए जल्लाद। और एक दर्द भरी आवाज के साथ उस राक्षस ने नेथन के दोनों पैरों में से एक को उसके शरीर से अलग कर दिया। मैंने उसे जमीन पर दर्द से कराहते हुए देखा। मुझे उसे देखकर बहुत दया आने लगी और साथ ही साथ मुझे राहत भी महसूस होने लगी। और फिर ये अगली गेम का समय था। राक्षस ने उसे जमीन से उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया और टिक टैक टो बोर्ड फिर से दिखाई दिया। वो अब तेजी से हार रहा था। वो अब बोर्ड पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था और वो फिर से फिसल गया और राक्षस ने उसका दूसरा पैर पकड़ लिया। और ये तब तक चलता रहा जब तक उस गेम का अंत नहीं आ गया और रोशनी पूरी तरह से अंधेरे में नहीं बदल गई और जैसे तैसे मैं नहर में वापस आ गया था। हालांकि इस बार नेथन कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं इसे गुमनाम रूप से लिख रहा हूं ताकि किसी को पता ना चले कि मैं कौन हूं। मैं उस रात जो हुआ उससे संबंधित नहीं होना चाहता, लेकिन बस ये जान ले कि आपको कभी भी 3 in a row नहीं खेलनी चाहिए।